सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। जैसा कि हमने एसएससी जीडी का टेस्ट सीरीज सॉल्व करना स्टार्ट किया है। पहले 5 वीडियो या 5 आए हुए प्रश्नों का सेट हमने सॉल्व करा दिया है। आज छठवां सेट सॉल्व करेंगे। तो जैसा पिछले सेट में मैंने बताया था कि एसएससी जीडी में मैथ्स के 20 क्वेश्चन अब आते हैं। उन्हीं 20 क्वेश्चन को हम लोग ट्राई कर रहे हैं ताकि 2026 में जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर रहें कि किस प्रकार का प्रश्न आता है, कितना टाइमिंग लगता है, पेपर का लेवल क्या है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने ये प्रश्न लिए हैं। तो आइए आज की सीरीज शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, x का 2% 348 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब किसी संख्या का अगर 2%, किसी संख्या का 2% 348 है तो वह संख्या क्या होगी। तो कोई भी संख्या 100% होती है, तो अगर 2% 348 है, 1% क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, 174 हो जाएगा। और 100% क्या हो जाएगा, 100 गुना हो जाएगा। तो 174 का 100 गुना 17,400। तो पहले प्रश्न का आंसर हो गया 17,400। आज हम लोग इस प्रश्न को थोड़ा स्पीड के साथ सॉल्व करेंगे ताकि जो बच्चे रेगुलर बने हुए हैं उन्हें ये दिखे कि स्पीड कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। और जो बच्चे नए हैं अगर उनको एक बार में समझने में दिक्कत आती है तो उस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं ताकि उनका भी अंडरस्टैंडिंग लेवल इंक्रीज हो सके। दूसरा प्रश्न है, मनोज शहर ए से बी की यात्रा करता है। यदि मनोज अपनी कार को अपनी सामान्य गति की 1/5 गति से चलाता है तो वह शहर बी 36 मिनट देरी से पहुंचता है। याद कीजिए, यदि मनोज अपनी सामान्य गति से चलाता तो उसे शहर ए से बी की यात्रा करने में कितना समय लगता। तो हम लोग जो भी प्रश्न पढ़ते हैं हम साथ में ये भी बताते चलते हैं कि किस चैप्टर का प्रश्न है, ताकि अगर आप 20 प्रश्न सॉल्व करते हुए देख रहे हैं तो आप चैप्टर के नाम के साथ साथ कितने प्रश्न आ रहे हैं ये भी नोट करते जाएं, ताकि ये भी आपको अच्छे से समझ आ सके किस चैप्टर से कितने प्रश्न लगभग में आते हैं। ये स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन परसेंटेज का था। तो स्पीड टाइम डिस्टेंस में देखिए दो चीजें होती हैं जो बेसिक हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। स्पीड और टाइम में अपोजिट रिलेशन होता है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। स्पीड टाइम के विपरीत संबंध होता है। इसका मतलब अगर हम स्पीड बढ़ाते हैं तो टाइम घट जाता है, और टाइम बढ़ाते हैं तो स्पीड घट जाता है। दोनों अपोजिट होते हैं, एक बढ़ाएंगे दूसरा घटेगा, एक घटाएंगे दूसरा बढ़ेगा। यहाँ पे दिया है मनोज अपनी सामान्य गति के 1/5 से चलता है, मतलब स्पीड के बारे में दिया है 1/5 से चलता है। 1/5 का मतलब कि अगर पहले 5 चलता रहा होगा तो अब उसके जगह पर 1 के स्पीड से चल रहा है। इससे बन गया स्पीड का रेशियो 5:1। ये है पहले वाला और ये है अब वाला। या बेसिक समझेंगे, 1/5 का मतलब ही होता है 20%। तो इसका मतलब केवल 20% से चल रहा है। पहले अगर 100% से चल रहा होगा तो अब 20% से चल रहा है। तो हम यहाँ 100% और 20% लिखते तो दोनों 20 से कट जाते और 5:1 वैसे भी बन सकता था। तो स्पीड का रेशियो हो गया 5:1। तो जब भी किसी व्यक्ति का स्पीड डाउन होगा, कम होगा, तो सीधी सी बात है समय ज़्यादा लगने लगेगा। स्पीड में यहाँ कमी आ गई 4 की, और 4 की कमी आने के कारण उसे एक्स्ट्रा टाइम लग गया 36 मिनट। स्पीड कम हुआ तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक। इसी को अपोजिट समझ लेंगे, यहाँ से न देखे रेशियो बदल देते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो टाइम का रेशियो क्या बन जाएगा, 1:5। तो टाइम क्या हुआ, बढ़ने लगा, 1 से 5 हो गया, तो ये 4 की वृद्धि हुई, और 4 की वृद्धि बढ़ने होने के कारण 36 मिनट एक्स्ट्रा लगा। यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं है, उससे स्पीड का रेशियो हम बना सकते थे अगर स्पीड दिया होता तो। मैंने टाइम दिया है 36 मिनट, इसलिए टाइम का रेशियो बना रहे हैं। टाइम में 4 की वृद्धि हुई, 4 की वृद्धि होने के कारण 36 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लगा। तो 4 रेशियो बराबर 36 मिनट, तो 1 रेशियो बराबर 9 मिनट, और 5 रेशियो बराबर 45 मिनट। इसका मतलब पहले जब वो ट्रेवल करता रहा होगा तो उसे 9 मिनट का समय लगता होगा, और अब वह ट्रेवल करता होगा तो 45 मिनट का समय लग रहा होगा। प्रश्न में पूछा गया है कि सामान्य गति से, सामान्य गति मतलब पहले वाली गति, तो पहले वाली गति के हिसाब से उसे चलने में 9 मिनट का समय लगा होगा। तो सही आंसर हो जाएगा 9 मिनट। तीसरा प्रश्न है सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड, सरलीकरण से। तो ऐसे प्रश्न को नॉर्मली हम लोग एक लाइन में देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे है, ये डिवाइड है, तो अगर हम -60 से -15 का डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल होकर 4 आ जाएगा, और इससे पहले -9 लगा था और माइनस अलग से था, और यहाँ पे है प्लस माइनस माइनस, -3 × 7 -21। तो -9 -4 और -21,
सबको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 13 और 21 34। ठीक, यहाँ से -9 आ गया, यहाँ से -4 आ गया और ये -21 आ गया। तो 21 4 25 9 34, तो -34 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक विश्वविद्यालय में 500 संकाय सदस्य जिसमें पुरुष और महिलाएं हैं, जिसमें 60% महिलाएं और महिलाओं की औसत ऊंचाई 162 दी गई है, पुरुषों की औसत ऊंचाई 168 दी गई है, तो सभी की मिला के ऊंचाई पूछी गई है। देखिए टोटल अगर 500 लोग हैं तो 500 में से बोला 60% महिलाएं हैं, तो 500 का 60% हम लोग निकाल सकते हैं 300, बचे 200, तो 300 महिलाएं हो गई और 200 पुरुष हो गए, 200 पुरुष हो गए। अब बोला है महिलाओं की औसत ऊंचाई 162 है, तो जरूरी नहीं है कि हम 300 और 200 ही नंबर लेके चले, क्योंकि फाइनली हमको लास्ट में औसत बताना है। तो औसत वही आएगा अगर इसको हम नंबर छोटा करके रेशियो बना लें। हम ये बोल सकते हैं 3 हिस्सा महिलाओं का था, 2 हिस्सा पुरुषों का था। महिलाओं की औसत ऊंचाई दी गई है 162। तो अगर 3 महिलाएं हैं, सब लोग 162 हैं, और पुरुषों की औसत ऊंचाई है 168, तो 2 पुरुष है, औसत ऊंचाई 168। तो यहाँ से टोटल निकाल लेंगे, ये 486, यहाँ से टोटल निकाल लेंगे, ये 336। इसका मतलब महिलाओं की जो कुल ऊंचाई है अगर उसको हम ऐड कर लेते हैं तो अगर वो 486 होगा तो पुरुषों की कुल ऊंचाई 336 होगा। चाहे तो आप यहाँ 300 और 200 से भी गुणा कर सकते थे। जब हम 300 200 से गुणा करते थे यहाँ 2 जीरो एक्स्ट्रा आता। तो अब टोटल ऊंचाई क्या हो जाएगी, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो 6 6 12 बचा 1, 8 3 11 12 बचा 1, 4 3 7 1 8। तो टोटल ऊंचाई हो गई 822। तो 800 ऊंचाई टोटल हो गई कितने लोग की, क्योंकि अब हम 3 और 2 यूज किए हैं तो टोटल लोग 5 पे डिपेंड करेगा। अगर हम 300 और 200 का यूज किए होते तो यहाँ 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो, यहाँ भी 2 जीरो बढ़ जाता, उस केस में हम डिवाइड करते 500 से। लेकिन हम इसको 3 और 2 बना चुके हैं तो उसके अकॉर्डिंग टोटल संख्या 5 हो चुकी है। तो अब औसत बताना है, तो औसत बराबर क्या होता है, प्रेक्षणों का योग। तो प्रेक्षणों का योग आ चुका है 822 डिवाइड बाई प्रेक्षणों की संख्या 5। तो 16 पंचे 80 बच जाएगा, यहाँ से 2 22, 5 चौको 20.4, फिर 2 बच जाएगा, तो ऐसे 4 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 164.4। ये प्रश्न हमारा एवरेज चैप्टर का है, औसत से संबंधित। अगला प्रश्न है, सचिन ने 152 कुर्सियां बेची और उसे 52 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो उसका लाभ बताइए। ये प्रॉफिट और लॉस का प्रश्न है। तो देखा, सचिन ने 152 कुर्सियां बेची और उसे 52 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए सचिन ने कितनी कुर्सियां बेची, 152 बेची है और उस 152 कुर्सियों को बेचने पे लाभ मिला है। तो लाभ कब मिलता है, जब एसपी बड़ा हो और सीपी छोटा हो, मतलब विक्रय मूल्य बड़ा हो और क्रय मूल्य छोटा हो, तो एसपी माइनस सीपी का मतलब लाभ, क्योंकि 152 कुर्सियां बेचने पे लाभ मिला है। और ये लाभ किसके बराबर है, तो बराबर में हम लिख देंगे ये लाभ 52 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 52 कुर्सियों के विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, शॉर्ट में एसपी। तो ये इक्वेशन बन गया 152 एसपी माइनस 152 सीपी इक्वल टू 52 एसपी। इसको हम सॉल्व कर लेंगे जिससे हमको सीपी और एसपी का रेशियो फाइंड हो जाएगा और वहां से ये प्रश्न इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये 52 एसपी इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 100 एसपी और ये उधर जाके प्लस हो जाएगा 152 सीपी। एसपी अपॉन सीपी 152 अपॉन 100, ये आ गया। इसका मतलब क्या निकल रहा है कि अगर क्रय मूल्य 100 रुपए रहा होगा तो विक्रय मूल्य 152 रहा होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं प्रॉफिट या लॉस कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड करता है। यहाँ दिख रहा है कि कॉस्ट प्राइस कितना है 100, उस केस में एसपी हो गया 152। तो अगर 100 वाली वस्तु को कोई खरीद कर 152 में बेच दिया तो 100 से जितना एक्स्ट्रा है वही हमारा प्रॉफिट है परसेंटेज में। तो 100 से 52 एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो गया, 52%। प्रॉफिट का परसेंटेज क्या हो गया, 52%। यही इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, तो जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। अगला प्रश्न है, 3 प्लस रूट 2 और 2 रूट 7 का तीसरा समानुपाती क्या होगा। ये अनुपात और समानुपात का प्रश्न है। पीछे के सेट में भी हमने देखा था मध्यानुपाती पूछा गया था, इसमें तीसरा समानुपाती पूछा है। देखिए लिखा है 3 प्लस
√2 और 2√7 और तीसरा पूछा है। तो जहां पास का वैल्यू पूछा रहता है वहां पे हम कुछ भी अज्यूम कर लेंगे, जैसे मैंने x मान लिया। तो अब ये बीच वाला नंबर होता है वो दोनों बार यूज होता है, जैसे 3 + √2 डिवाइड बाई 2√7 बराबर में लिखेंगे 2√7 डिवाइड बाई x, या इसको डायरेक्ट भी बोल दिया जाता है कि b² हो जाता है अगर तीसरा अनुपाती पूछा हो तो, क्योंकि ये b ABC अगर इसको मान लेते ये 2 बार आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई होकर b² बन जाएगा बराबर AC। तो इस लाइन का आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते थे, b² बराबर AC। देखिए 2√7 गुणे 2√7 बराबर a गुणे c, x गुणे 3 + √2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4 और √7 मिलके 7, तो टोटल ये बन गया 28 और ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, या ऐसे ही लिख लेते हैं अभी 3 + √2। x की वैल्यू अब क्या बन गई, x बराबर बन जाएगा 28 डिवाइड में 3 + √2। तो ऐसा जब भी हमारा आंसर आता है तो फिर हम रेशनलाइजेशन करते हैं, परमेयीकरण करते हैं, क्योंकि ऐसा ऑप्शन दिया नहीं है। तो अब इसको परमेयीकरण करने क्या नियम होता है, नीचे में जो वैल्यू रहती है वो उधर जाके साइन चेंज होके मल्टीप्लाई होता है। तो 3 - √2 डिवाइड बाई 3 - √2, तो 28 ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं 3 - √2। अब ये a + b a - b, तो ये फार्मूला किसका होता है, a² - b²। a² - b² का फार्मूला होता है a + b a - b, इसलिए इसके जगह हम लिख लेंगे a² - b²। a के जगह 3 है तो 3 का स्क्वायर, माइनस b के जगह √2 है तो √2 का स्क्वायर। तो अब देखिए क्या आ जाएगा, 28 ऊपर में अंदर में ब्रैकेट के 3 - √2 डिवाइड में 3 का वर्ग 9 और √2 का वर्ग 2, 9 में 2 गया 7। इस 7 से ऊपर वाला 28 कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर हमारा क्या बच रहा है, x की वैल्यू 4 और ब्रैकेट में 3 - √2। तो ऐसा देखते हैं कौन से ऑप्शन में है, ये लास्ट ऑप्शन में है 4 ब्रैकेट में 3 - √2। तो ये करणी एवं घातांक वाले चैप्टर का प्रश्न इसको बोल सकते हैं, या अनुपात समानुपात का भी बोल सकते हैं क्योंकि समानुपाती वर्ड आया है। अगला प्रश्न है, यदि एक घन की भुजा को तिगुना कर दिया जाए तो उसके आयतन मूल आयतन का कितना गुना हो जाएगा। तो घन के बारे में प्रश्न है, तो घन का आयतन होता है a³। तो पहले बोला है कि यदि घन की भुजा को 3 गुना, तो हम मान लेते हैं कि पहले घन की भुजा 1 थी, फिर उसको 3 गुना कर दिया गया तो 3 बन गई। आयतन के बारे में बात हो रही है, तो घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, ये 1 क्यूब रहा होगा, ये 3 का क्यूब हो गया, 1 का क्यूब 1 और 3 का क्यूब 27। तो प्रश्न था कितनी गुना हो जाएगी, तो 27 गुना हो जाएगी। 1 से ये कहाँ पहुंच गई, 27 पे, तो आंसर हो जाएगा 27 गुना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एक आदमी 78 किलोमीटर प्रति घंटे से जाता है, 91 से आता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसका औसत चाल। ये लगभग हर सेट में एक प्रश्न देखने को मिला है, अभी तक हमने जितने सेट सॉल्व किए हैं। एवरेज स्पीड निकालने को, एवरेज स्पीड बराबर होता है 2 गुणे पहला चाल गुणे दूसरा चाल डिवाइड बाई पहला चाल प्लस दूसरा चाल। तो 2 गुणे पहला चाल यहाँ पे दिया गया है 78 78, दूसरा चाल है 91 डिवाइड बाई पहला चाल 78 प्लस दूसरा चाल 91। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 गुणे 78 गुणे 91, 78 और 91 जोड़ेंगे तो 169, ये 13 से कट जाएगा 13 बार, ये 13 से 7 बार, ये 13 से 6 बार, तो आ गया 7 छके 42 दूनी 84। तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी रही होगी, 84 किलोमीटर पर आवर। ये प्रश्न बार बार रिपीट हुआ है, इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, 5% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 244 है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो ये सीआई का प्रश्न है। तो सीआई में जब भी रेट दिया हो, जैसे रेट दिया है 5%, तो 5% का फ्रैक्शन हम सब जानते हैं कितना होता है, 1/20 होता है, और 3 साल का क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न में हम लोग मूलधन अपने से मान लेते हैं। तो मूलधन कैसे मानते हैं कि जो ये नीचे वाली वैल्यू रहेगी वो, और पावर में लिख देते हैं जितना टाइम दिया रहता है। तो 3 साल का प्रश्न है, इसलिए पावर में 3 आ गया, क्योंकि असल में ये मूलधन होता है, मूलधन पे मिलने वाला ब्याज होता है। तो मूलधन हुआ 20 और 3 साल तक चलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज में गुणा होते जाता है, 20 गुणे 20 गुणे 20 3 बार, तो 20 की पावर 3 कितना बन गया, 8000। ये ध्यान रखेंगे, ये हमने माना है, ये एग्जैक्ट दिया नहीं गया है। अब इसी पे कैलकुलेशन हम करेंगे। तो बोला है 3 वर्षों का सीआई और एसआई का अंतर 244 है। तो जैसा कि हम जानते हैं
एसआई हर साल समान होता है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, एसआई हर साल क्या होता है, समान होता है। 8,000 पे 5% मिलेगा अगर, तो 8,000 का 5% हुआ 400, तो हमको एसआई पहले साल भी 400 मिलता, दूसरे साल भी 400 मिलता और तीसरे साल भी 400 मिलता। लेकिन सीआई क्या होता है, पहले साल तो सेम होता है लेकिन दूसरे साल से सीआई बढ़ने लगता है। तो कैसे बढ़ेगा ये देखते हैं। तो पहले साल तो सीआई भी 400 हो गया, तो एक लाइन तो आप सेम एज इट इज लिख सकते हैं ऊपर की तरह कि जितना एसआई में मिलता था उतना तो सीआई में मिलेगा ही मिलेगा, कंफर्म है। अब जो एक्स्ट्रा मिलता है उसको देखते हैं। तो पहले साल में कोई एक्स्ट्रा नहीं मिलता, सेकेंड ईयर से एक्स्ट्रा मिलना स्टार्ट होता है। तो सेकेंड ईयर में एक्स्ट्रा कहाँ से मिलता है, पिछले साल के ब्याज पे, मतलब पहले साल के ब्याज पे फिर से ब्याज मिलेगा। तो इस 400 पे भी 5% मिल जाएगा, तो 400 का 5% 20 हो गया। तो चक्रवृद्धि ब्याज में जिस वर्ष हम जाते हैं उसके पीछे जितने भी ब्याज मिले रहते हैं उन सब पे फिर से ब्याज मिल जाता है। जैसे हम दूसरे साल पे गए तो पिछले साल के ब्याज पे ब्याज मिल गया। अब जब हम तीसरे साल में एंट्री करेंगे, इसके पहले जो जो ब्याज दिख रहे हैं उन सब पे 5% मिलेगा। तो इससे पहले कौन कौन सा ब्याज दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो इन तीनों पे भी 5-5% मिल जाएगा। तो इस 400 का 5% 20, इस वाले 400 का 5% 20 और इस 20 का 5% 1। इस प्रकार ये हमारा सीआई हो गया। तो प्रश्न में दिया है सीआई और एसआई का डिफरेंस। तो आप देखेंगे कि एसआई ये 1200 था और ये सीआई भी यहाँ 1200 दिख रहा था, यहाँ तक तो सेम हो गया। अब इसके अलावा जो वैल्यू दिख रहे हैं ब्याज वाले वही हमारा डिफरेंस बताता है। इसके अलावा कितने वैल्यू दिख रहे हैं, 20, 20, 40, 60, 61। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं सीआई और एसआई का अंतर है 61 का। जो हमने 8,000 अजम्पशन किया था, मान के चला था, उस 8,000 के अनुसार सीआई और एसआई का अंतर आ गया है 61 रुपए का। और प्रश्न में इस 61 की जगह दिया था 244, तो हमारे अनुसार 61 आया, प्रश्न में 244 दिया है, मतलब ये 4 गुना हो गया। इसलिए जो वैल्यू हम मान के चले हैं मूलधन वो भी 4 गुना हो जाएगा। 8,000 का 4 गुना 32,000, और इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 32,000, जो कि पहले ऑप्शन में दिया गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न सिंप्लीफिकेशन का है। तो सिंप्लीफिकेशन के प्रश्न को हम नॉर्मली यहीं से सॉल्व कर ले रहे हैं, वन लाइनर होता है। देखिए 8 में 7 गया 1, 12 में 1 का भाग दिए 12, 72 में 3 का भाग दिए 24। तो इस ब्रैकेट के अंदर आ गया 24 + 12 36 गुणे 1, ठीक। या ये 12 एकम 12 पहले कर लेंगे गुणा, 24 + 12 36। अंदर वाले ब्रैकेट की वैल्यू हो गई है 36 और बाहर था 50 डिवाइड बाई 5, तो 50 डिवाइड बाई 5 का मतलब 10 और मल्टीप्लाई, तो 10 में 36 का मल्टीप्लाई 360। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो ये वन लाइनर ही प्रश्न है, इसमें बहुत अधिक समय देने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ दिया गया है, उनमें से एक संख्या दी गई है, दूसरी बतानी है। पिछले सेट में भी ये क्वेश्चन था, तो वहां बताया था मैंने, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ये फार्मूला आपको याद रखना रहता है जब भी एलसीएम एचसीएफ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब। तो पहली संख्या दी गई है 42, दूसरी संख्या पूछा गया है, तो इसे हमने लिख लिया 42, दूसरा पूछा गया है, और एलसीएम और एचसीएफ दिया गया है 168 और 14। तो ये 42 से हम 168 को काट सकते हैं 4 बार, तो बचा 4 गुणे 14 मतलब 56। तो दूसरी संख्या हमारी क्या हो गई, 56, जो कि ऑप्शन 4 पे दिया गया है। यहाँ पे अब ध्यान रखेंगे, हम लोग थोड़ा सा अब स्पीड बढ़ा दिए हैं क्योंकि अब धीरे धीरे 6 सेट सॉल्व हो चुका है। जिन बच्चों को अगर पहली बार देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। बाकी जिन बच्चों का पहले हो चुका है तैयारी, ये उनके हिसाब से भी बन रहा है ताकि उन्हें ऐसा ना लगे बहुत धीरे धीरे चल रहा है, इसलिए थोड़ा हम लोग उसे जल्दी जल्दी भी सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। और जहाँ पे कुछ बेसिक चीजें आएंगी तो उसको हम आराम से भी लेके चलेंगे। तो अगला प्रश्न है, खान के पास 1612 है, उसने अपने बेटे पीयूष और मनोज को दिया 8% के चक्रवृद्धि ब्याज पर। देखा गया कि पीयूष और मनोज को 12 वर्ष 13 वर्ष के बाद समान राशि मिली। ये प्रश्न भी 2025 में लगभग हर सेट में दिए गए थे। टीआई का क्वेश्चन है कि दो अलग अलग बेटों को पैसा दिया जाता है लेकिन समय समाप्ति पर दोनों को बराबर पैसा मिलता है, तो किसे कितना दिया गया ये पूछा जाता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम रेट देखेंगे 8%। 8% का फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 2/25। इसका मतलब अगर 25 लगाए होंगे तो 2 ब्याज मिला होगा, 27 मिला होगा 25 लगाने पे। पहला काम ये कर लेते हैं। अब बेसिक कंसेप्ट होता है कि बड़े बेटे को हमेशा ज्यादा पैसा दिया गया था, छोटे बेटे को कम। क्यों? क्योंकि छोटे बेटे का पैसा ज्यादा समय तक बैंक में जमा रहता है और बड़े बेटे का पैसा कम समय तक बैंक में जमा रहता है। तो जब ब्याज की गणना होती है तो ब्याज छोटे बेटे को ज्यादा मिलता है
इसलिए स्टार्टिंग में बड़े बेटे को पैसा ज्यादा देते हैं, छोटे बेटे को कम, ताकि अंत में जब पैसा मिले तो दोनों को बराबर बराबर मिल सके। ये जो रेशियो दिख रहा है, अब 27 का मतलब जो बड़े बेटे को दिया गया, 25 का मतलब जो छोटे बेटे को दिया गया। तो यहाँ पीयूष और मनोज दो व्यक्ति थे, 12 और 13 साल के लिए समान राशि में, तो पीयूष को कितने रुपए दिए गए। तो इसमें अब देखना है कौन बड़ा है कौन छोटा। यह देखा गया पीयूष और मनोज को क्रमशः 12 और 13 वर्षों के बाद समान राशि मिली। तो पीयूष को 12 वर्षों के बाद पैसा मिला, मतलब पीयूष बड़ा बेटा रहा होगा क्योंकि उसका पैसा 12 साल तक ही जमा रहा। तो पीयूष को मिला होगा 27 हिस्सा और छोटे वाले बेटे मनोज को मिला होगा 25 हिस्सा। तो अब यहाँ दिया गया है कुल पैसा कितना था 1612। तो कुल पैसा 1612 है, इसलिए यहाँ हम इन दोनों का टोटल कर देंगे। टोटल ये हो गया 52, दोनों ऐड कर दिए, और टोटल पैसा कितना है 1612। तो 52 बराबर 1612। तो 52 बराबर 1612, तो 1 बराबर कितना होगा 52 का तिगुना हो जाएगा 156। यहाँ से बच जाएगा 5 52, तो 31 गुना 1 की वैल्यू हो गई 31। तो अगर 1 बराबर 31, तो बड़े बेटे को मिला था 27 हिस्सा, तो 27 की वैल्यू क्या हो जाएगी 31 गुणे 27। तो 27 से कम 27 बचा 2, 81 2 83 837। छोटे बेटे को पूछा होता तो 25 की वैल्यू निकाल दिए रहते, अभी बड़े बेटे का पूछा था तो आंसर है 837। अगला प्रश्न है 20 पुरुष 30 महिलाएं 50 लड़के एक कार्य को एक दिन में पूरा कर सकते हैं। 2 पुरुष और 5 लड़के एकांतर दिनों में कार्य करते हैं और 6 महिलाएं सभी दिन कार्य करती हैं। तो यदि पुरुष पहले दिन कार्य करे तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। ये प्रश्न थोड़ा सा डिटेल के साथ दिया गया है, इसको आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बोला है 20 पुरुष हैं, तो पुरुष को हम M से डिनोट कर ले रहे हैं 20 पुरुष, या 30 महिलाएं हैं, इसको F से डिनोट कर ले रहे हैं, या 50 लड़के हैं, लड़के को B से डिनोट कर। तो 20 पुरुष या 30 महिलाएं या 50 लड़के एक कार्य को एक दिन में पूरा कर लेते हैं। तो पहले ऐसे प्रश्न में हम क्या निकालते हैं, इनकी कार्य क्षमताएं निकालते हैं। ये सभी एक एक दिन में ही कार्य कर लेते हैं। नॉर्मली MDH हम लोग जो पढ़ते हैं, तो M मतलब जो कार्य करने वाले लोग हैं उसको M बोलते हैं, D का मतलब दिन। दिन सब में सेम ही दिया है कि एक दिन में ही कार्य कर लेते हैं, तो यार गुणा एक का करिए या ना करिए सेम बात है। MDH का कंसेप्ट का यूज हुआ। H तब लगता है जब घंटे में दिया रहता है, यहाँ घंटे में नहीं दिया है इसलिए इतना ही लिखेंगे। तो इनका कार्य क्षमता निकालने के लिए इनका एलसीएम लेते हैं। तो 20 है, 30 है, 50 है, तो एलसीएम हम ले लिए 300, और इसी 300 को हम टोटल वर्क भी समझ सकते हैं। तो देखिए 20 से 30 तो कितनी बार कटेगा 15 बार। तो ये 15 हमको क्या बता रहा है, पुरुषों की कार्य क्षमता बता रहा है कि पुरुष की कार्य क्षमता कितनी है 15। इसी तरह 30 के टेबल में 300 आएगा 10 बार में, तो ये 10 हमें क्या बताया महिलाओं की कार्य क्षमता। और ये 50 के टेबल में 300 आएगा 6 बार में, तो बच्चों की कार्य क्षमता है 6। तो ये पुरुषों की कार्य क्षमता हो गई, ये महिलाओं की कार्य क्षमता हो गई, ये बच्चों की कार्य क्षमता। अब बोला है यदि 2 पुरुष और 5 लड़के एकांतर दिनों में, मतलब पहले दिन 2 पुरुष काम किए तो अगले दिन 5 बच्चे काम करेंगे, ऐसा दिया है। और 6 महिलाएं सभी दिन कार्य करती हैं, तो 6 महिलाएं जो हैं वो हर दिन रहती हैं, मतलब 2 पुरुषों के साथ भी वो काम की होंगी और 5 बच्चों के साथ भी काम की होंगी। यदि पुरुष पहले दिन कार्य करें, मतलब स्टार्टिंग में काम कौन कर रहा है फर्स्ट डे, तो फर्स्ट डे जो काम की शुरुआत कर रहा है बोला पुरुष कर रहे हैं, और कितने पुरुष हैं 2 पुरुष, और इनके साथ महिलाएं काम कर रही होंगी। महिलाएं कितनी है 6 महिला। तो 2 पुरुष के साथ 6 महिलाएं काम कर रही हैं पहले दिन, और दूसरे दिन अब कौन आ जाएगा पुरुष के जगह, बच्चे आ जाएंगे। बच्चे कितने हैं 5 हैं, तो अब 5 लड़के हैं और साथ में 6 महिलाएं हैं। तो यही सीक्वेंस चलाएगा और इसी के अकॉर्डिंग हमें बताना है कार्य कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो 2 पुरुष 6 महिला। देखिए पुरुष की कार्य क्षमता आई थी 15, मतलब 1 पुरुष काम करता तो 15 काम करता, 2 पुरुष हैं तो 30 काम हो गया। इसी तरह 1 महिला का कार्य क्षमता 10 था, तो 6 महिलाएं काम करेंगी तो 60 हो जाएगा। तो 2 पुरुषों का काम हो गया 15 दूनी 30, और 6 महिलाओं का काम हो गया 6 दहा में 60, तो 60 और 30 90। तो हम बोल सकते हैं पहले दिन 90 काम हो गया। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, 5 लड़के, एक लड़के का 6 काम था, तो 5 लड़कों का 30 काम हो गया। 1 महिलाओं का 10 काम था, 6 महिलाओं का 60 हो गया, तो 60 और 30 90। इसका मतलब कि पहले दिन जब पुरुष और महिला मिलकर काम किए होंगे 90 काम हुआ, दूसरे दिन जब लड़के और महिला मिलकर काम किए होंगे तब भी 90 काम हुआ। इस प्रकार 2 दिनों के बाद टोटल 90 और 90 180 काम हो गया, 80 काम हो गया। और टोटल काम हमें कितना कराना था 300। तो अगर 2 दिन में 180 है तो यही सीक्वेंस आगे चलेगा अगले 2 दिन में, मतलब टोटल 4 दिन हो जाएगा, और 4 दिन में ये 180 का डबल 360 काम पहुंच गया, 360 काम।
4 दिन में 360 काम पहुंच गया। लेकिन ये देखेंगे हम आगे जा चला गया, टोटल काम ही 300 था, इसलिए हम इसका यूज नहीं करेंगे। तो देखिए अब इसको कैसे करेंगे कि 2 दिनों में 180 वर्क हुआ। तो अब हम 2 दिन ना आगे बढ़ के एक एक दिन बढ़ेंगे। तो पहले दिन इसने काम किया, दूसरे दिन इसने, अब तीसरा दिन का नंबर आएगा तो तीसरे दिन ये वाले काम करेंगे। तो जब 3 दिन बीतेगा तो तीसरे दिन 90 काम और हो जाएगा, तो 180 और 90 270 काम हो गया। अब 30 काम बचा है, वो चौथे दिन पे काम चला गया, और 30 काम अब कौन करेगा? लड़के और महिलाएं मिलके। तो चौथे दिन जब स्टार्टिंग होगा, 4th डे का जब स्टार्टिंग होगा, तो हमारे पास काम करने के लिए कितना बचा है? 30 काम। जबकि उस चौथे दिन जो काम करने वाले थे वो कितना काम कर सकते थे? 90 कर सकते थे। तो अगर 90 काम करते तो पूरा दिन लग जाता, लेकिन 30 ही काम करना है तो उस दिन का 1/3 हिस्सा लगेगा, ये 1/3। इसका मतलब 3 दिन तो पूरा पूरा लगा होगा और चौथे दिन का 1/3 हिस्सा लगा होगा। 1/3 हिस्सा का मतलब 8 घंटा, क्योंकि पूरा दिन होता है 24 घंटे का। तो हम बोल सकते हैं 3 दिन पूरा पूरा लगा होगा और चौथे दिन का 8 घंटा लगा होगा। ऐसा ऑप्शन देखिए किसमें दिया गया है? ये वाला 3 सही 1/3। तो ये प्रश्न ऐसा था जिसमें थोड़ा टाइम देने की जरूरत थी और थोड़ा बेसिक चीजों को भी हमें समझ के चलना था। अगला प्रश्न है 8% वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्ष की अवधि के लिए एक मूलधन इतना है, तो साधारण ब्याज इतना है, तो मूलधन क्या होगा? साधारण ब्याज दिया है, साधारण ब्याज का नियम मैंने पहले भी बताया, प्रति वर्ष समान रहता है। 8% का रेट है 4 साल के लिए, तो अगर 8% का साधारण ब्याज चल रहा है 4 साल के लिए, तो टोटल 8 चौको 32% का ब्याज बन गया होगा। और इसी 32% की वैल्यू दी गई है 824। 32% की वैल्यू 824, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 32 दूनी 64, यहाँ बचेगा 18, 184, 32 पंचे 160, फिर बचेगा आपका 24 और 0। एक बार फिर देख लेते हैं, 824 दिया गया है, तो ये 32 दूनी 64, बचा 18, तो 184, 32 पंचे 160 और 24 बच गया, लगभग 240 चला गया, तो 32 सत्ते, तो लगभग 25.75 के आसपास जा रहा है 1% की वैल्यू। तो अगर 1% की वैल्यू 25.75 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसका 100 गुना हो जाएगा, तो इसका 100 गुना कर देंगे 2575। इसको आप थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लीजिएगा एग्जैक्ट आ रहा कि नहीं। पर देख लेते हैं, 32 दूनी 64, बचा 18, 184, 32 बचे 160, बचा 24, 240, 32 सत्ते 224 हो जाएगा और 16 बच जाएगा 60। ठीक है, यही आएगा एग्जैक्ट। तो आंसर हो गया 2575। अगला प्रश्न है मंदार वेतन और मंदार केतन और तुषार, तो 3 व्यक्ति दिए गए हैं, मंदार केतन और तुषार, इन तीनों का औसत वजन दिया है 45। तो औसत वजन है, तो प्रेक्षणों का योग कैसे निकालते हैं? प्रेक्षणों की संख्या गुणे प्रेक्षणों का औसत, तो ये प्रेक्षणों का योग बनता है। हम बोल सकते हैं ये तीनों मिला के कितने वजन के रहे होंगे? 135 किलोग्राम के रहे होंगे। फिर मंदार और केतन का औसत वजन दिया गया है, मंदार और केतन का औसत वजन 43 दिया गया है। तो जब ये दोनों इंक्लूड हुए होंगे तो ये दोनों मिला के 86 के रहे होंगे। तो यहाँ से देखिए अब हम केतन और मंदार का दिया है, यहाँ मंदार केतन और तुषार, इस नंबर में से इसको माइनस कर देंगे तो केतान का वेट निकल जाएगा। 135 में से 86 निकाल देंगे अगर हम, तो ये 49 आ जाएगा। ये 49 किसका वजन हो गया? तुषार का वजन हो गया 49। अब आगे देखते हैं, फिर दिया है केतन और तुषार का औसत वजन है 48, तो ये दोनों मिलके हो गए 96। अब जैसे इन केतन और तुषार में से अगर हम तुषार को हटा देंगे तो केतन का वेट आ जाएगा, तो दोनों मिलके 96 थे। 96 में से तुषार का वेट 49 माइनस कर दे रहे हैं, वेट किसका निकल जाएगा? केतन का। तो केतन का वेट हो जाएगा 96 माइनस 49, ये आ जाएगा 47 kg। यही पूछा गया था, तो आंसर हो जाएगा 47 kg। अगला प्रश्न है निम्नलिखित योजनाओं के तहत 1500 अंकित मूल्य वाली पुस्तक के विक्रय मूल्य में क्या अंतर होगा? तो 2 अलग अलग ऑफर दिए गए हैं, बताना है दोनों में कितना डिफरेंस है। तो 1500 रुपए की कोई वस्तु है, 1500 रुपए की कोई वस्तु है,
उस पर पहले कंडीशन में 20% का 2 डिस्काउंट दिया गया है। 20% इसका हो गया 300, 1500 में 300 1200, फिर इस पे 20% का डिस्काउंट, इसका 20% 240, ये आ जाएगा 960। इसका मतलब 1500 वाली वस्तु 960 की सेल की गई। ये पहला ऑफर था। दूसरा ऑफर दिया गया 30% और 10%। 1500 का 30% 450, 450 गया तो बचा 1050, फिर इस पे 10% का और डिस्काउंट दिया गया, 10% इसका 105, 1050 में 105 घटा देंगे तो 945 आ जाएगा। तो दूसरे कंडीशन में सेल हो रहा है 945 का, पहले कंडीशन में सेल हो रहा था 960 का। तो इन दोनों का डिफरेंस बताना है, तो 960 और 945 का डिफरेंस कितना का हो गया, 15 का। यही हमारा आंसर हो जाएगा, तो 15, जो कि चौथे ऑप्शन पर दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, 18वां प्रश्न। एक पंखे का विक्रय मूल्य 7392 है, यदि लाभ प्रतिशत 32% है तो पंखे का क्रय मूल्य। तो बेसिक प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है और 32% का लाभ है। तो क्रय मूल्य जब 100% होता है और उसमें अगर 32% का प्रॉफिट आ गया, इसका मतलब विक्रय मूल्य हो गया होगा 132%। ये हो गया विक्रय मूल्य और ये था क्रय मूल्य। और यहाँ पे प्रोडक्ट का विक्रय मूल्य दिया है, मतलब 132% की वैल्यू दी गई है। 132% बराबर 7392। और पूछा क्या गया है, क्रय मूल्य, मतलब 100% की वैल्यू पूछी गई है। तो 132 की वैल्यू दी गई है, 100 की वैल्यू पूछी गई है। तो आइए देख लेते हैं इसके कंपेयर में ये कितना गुना है। 132 से अगर इसको देखेंगे तो 132 का 5 गुना लगभग कितना पहुंच जाएगा, 500। 6 गुना अगर करेंगे तो 600, ये 600, 780, 6 गुना में इसको क्रॉस कर जा रहा है। ये पहला है 5 गुना, तो 132 का 5 गुना कितना हो गया, हाँ 650 और 672, तो ये 5 गुना आ गया 132 पंचे, आपका 5 दूनी 10, बचा 1, 15 1 16, बचा 1, 5 1 5 1 6, 660। तो 660 अगर हो गया, यहाँ 40 39, 79 और बचा, और फिर फाइनली 792 बचा। तो अब 132 के पहाड़ा में 792 कितनी बार आएगा, तो इकाई अंक 2 है, 2 के पहाड़े में 2 कब आता है, 6वीं बार में आता है, इसका मतलब ये 6 बार में। तो 132 के कंपेयर में ये कितना गुना है, 6 गुना है। तो इसलिए क्रय मूल्य जब हम निकालेंगे 100%, तो 100% का भी ये 56 गुना आ जाएगा, क्योंकि 132 के कंपेयर में टोटल 56 गुना है, तो इसका भी 56 गुना आ जाएगा। तो 100 का 56 गुना आ जाएगा 56 100, ठीक, 5600। ये जो कि पहले ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन में दिया गया है। या आप डायरेक्ट 132 का टेबल नहीं करना चाहते थे तो इन दोनों को किसी सेम नंबर से कट के ऐसे निकाल सकते थे, उसे भी देख लेते हैं। जिन बच्चों के बड़ा टेबल करने में दिक्कत आती होगी उनके लिए इसको हम ऐसे भी कर सकते थे कि 132 की वैल्यू अगर दी गई है, 132 की वैल्यू दी गई है 7392, तो इन दोनों को किसी सेम नंबर से काट दीजिए। जैसे हम 4 से काट रहे हैं, 4 3 12, 4 3 12, इसको भी 4 से काटेंगे, 18 चौको 72, 4 चौको 16, 4 अट्ठे 32। अब 33 है और 18 48 है, तो इसको 3 से कट दे रहे हैं 11 बार, इसको भी 3 से काट देंगे 616 बार। अब 11 आ गया, क्या ये 11 से कटेगा, एक बार देख लेते हैं। 4 से हमने पहले कट किया, 4 18 72 19, 4 चौको 16, 4 अट्ठे 32, 3 से कट किया 11 बार, 3 से कट करेंगे, 3 छक्के 18, 3 एकम में 1 बजे 18। क्या ये 11 से कटेगा, 11 से कट जाएगा, 11 एकम 11, 11 पचे 55, बचा 66, 11 छक्के 66, 1 की वैल्यू आ गई 56। तो ऐसे करके भी हम बता सकते थे कि 132 के कंपेयर में जो वैल्यू दी गई है वो 56 गुना है, इसीलिए कॉस्ट प्राइस भी 100 का 56 गुना 5600 हो जाता। अगला प्रश्न है, वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी जो 26 8 11 13 से विभाज्य है। वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी जो 26 8 11 और 13 से विभाज्य है। इसका मतलब एक प्रकार से एलसीएम पूछ रहा है, क्योंकि एलसीएम वह सबसे छोटी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्ण विभाजित हो जाती है। तो पिछले भी क्लासेस में मैंने बताया था, एलसीएम जब भी निकालना होगा तो बेसिक अप्रोच नहीं लगाएंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे। तो अब ऐसा ऑप्शन होगा जो इन सबसे कट जाता हो, तो हम किसी एक नंबर को लेके चलते हैं। मान लीजिए हम 11 को लेके चल रहे हैं, इसमें से 11 से कौन सा ऑप्शन कट सकता है या हम किसको हटा सकते हैं। और इजीली देख लीजिए, जैसे 8 और 26 कैसी संख्या है, इवन नंबर हैं। अगर ये इवन नंबर है तो इनसे कोई नंबर तभी कटेगा जब वो भी इवन हो। यहाँ पे देखिए ये वाला ऑड वाला हम हटा सकते थे, ठीक, तो ये ऑप्शन डायरेक्ट हट गया। अब 11 से देखते हैं, 8 का यूज करके हमने एक ऑप्शन हटा दिया, अब 11 का यूज करते हैं।
तो 11 के यूज कैसे करते हैं, जब एक एक डिजिट छोड़ के देखते हैं और वो सेम आ जाते हैं या उनका डिफरेंस 11 का मल्टीपल देता है तब करता है। तो ये 8 1 9 और ये 2, 9 में 2 गया 7, मतलब ये 11 से नहीं कटेगा। इसको देखते हैं, 1 और 2 3, 6 और 1 7, तो 7 में 3 गया 4, ये भी 11 से नहीं कटेगा। 1 और 4 5, 1 और 4 5, इक्वल इक्वल आ गया, 5 में 5 गया 0, इसका मतलब यही 11 से केवल इसमें से एक ही नंबर कट सकता था, बाकी नंबर कटते ही नहीं, तो बाकी ऑप्शन एलिमिनेट हो गए और सही आंसर आ गया 1144। अब अगला प्रश्न है 2.8 और 0.7 का मध्यानुपाती क्या है। 2.8 और 0.7 का मध्यानुपाती, तो जो भी अनुपात पूछा जाता है, मध्या पूछेगा तो बीच में x रखेंगे, तृतीया पूछेगा तीसरे जगह पे रखेंगे। बीच में जो भी हम लोग नंबर रखते हैं वो दोनों नंबरों के साथ आता है। यहाँ आ गया x बाई 0.7, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर आ जाएगा 2.8 इंटू 0.7, मल्टीप्लाई करने पे 7 अच्छे 56 बचेगा 5, 7 दूनी 14, 5 19, तो 1.96, एक इनके पहले पॉइंट आएगा तो 1.96 वैल्यू आ गई। 196 किसका वर्ग होता है, 14 का वर्ग होता है। तो यहाँ 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगा है, इसलिए जो इसका वर्ग होता है वर्गमूल, उसमें एक डिजिट के पहले पॉइंट आ जाएगा 1.4 का स्क्वायर, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1.4। ये किस ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में है। आज का लास्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, ईंधन की कीमत 3 लगातार महीनों में क्रमशः 55%, 10% और 20% कमी हो जाती है, लेकिन चौथे महीने में 65% बढ़ जाती है। तो मूल कीमत की तुलना में चौथे महीने में ईंधन की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई या कमी हुई, ये बताना है। तो इसको हम लोग स्टार्टिंग 100 मान के करते हैं कि 100 है, तो अगर 55% कम हो गया, 100 का 55% 55 होगा, कम होकर 45 हो जाएगा। फिर 20% कम हुआ या 10%, कोई सा भी नंबर पहले ले सकते हैं, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 45 का 20% 9 होगा, ये कम होकर 36 हो जाएगा। लास्ट में 10% कम हुआ, 36 का 10% 3.6 होगा, और ये कम होगा तो 32.4 हो जाएगा। ये 3 बार कंटिन्यूसली कमी हुआ है, डिक्रीज हुआ है, लास्ट में 65% बढ़ गया, तो अब ये 32.4 आ गया है, इसमें हम बढ़ा देंगे 65%, 65%, तो 32.4 का 65% साइड से निकाल लेंगे, 65/100, तो इसको 4 से कट कर देते हैं, 4 से कट जाएगा 25 बार, 4 से ये कट जाएगा आपका 8.1 बार, 5 से ये 5 टाइम्स, 5 से 13 बार, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, तो 13 कम 13 बचेगा 1, 13 104 और 1 105.3, डिवाइड में है 5, 5 का डिवाइड कर देंगे तो 5 21 105, ये 3 है, 5 से छोटा है, 0 लग जाएगा, फिर 5 छक्के 30, तो 21.06 बढ़ गया, क्योंकि 32.4 का 65% होगा 21.6, 32.4 में 21.06 बढ़ जाएगा, तो ये बन जाएगा 32 और 21 53.46। तो स्टार्टिंग अगर वैल्यू 100 पे थी, तो लास्ट आते आते ये पहुंच चुका है 53.46 पे। तो बताना है कितने की वृद्धि या कमी हुई। यहाँ से यहाँ में कमी हो गई है, और कमी कितने की हो गई, इसमें 0.54 ऐड करेंगे 54 बन जाएगा, फिर 46 और, तो टोटल कमी जो है 46.54% की हो गई है, जो कि हमारा सेकेंड ऑप्शन में दिया गया है। तो कमी हुई लास्ट में कितनी, 53.46 घटा देंगे 100 में, आंसर आ जाएगा 47.54। इस प्रकार आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। हमने आज 6वां सेट कंप्लीट कर लिया है। आगे हमारे साथ जुड़े रहिए, ताकि पर डे हम एक सेट पिछले आए हुए एग्जाम को आपके साथ साझा कर सकें और आप भी नई चीजें सीख सकें, साथ ही 2026 की तैयारी प्रॉपर कर सकें।